हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम में हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। ये एकदम लास्ट लेग है हमारा बाइनोमियल थ्योरम का, और प्रोबेबली ये हमारा लास्ट लेक्चर भी होगा बाइनोमियल थ्योरम का, जहाँ पे हम बाइनोमियल थ्योरम को पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम में ऑलरेडी कंप्लीट कर ली हैं। आपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हमने ये वाला एग्जाम्पल लिया था, तो आज यहीं से हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर अभी तक आपने लेक्चर्स नहीं देखे हैं बाइनोमियल थ्योरम के, तो जल्दी से जल्दी जाके देख लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये डाउट पूछते हैं कि क्या ये लेक्चर्स सफिशिएंट हैं और क्या इन लेक्चर्स से को ब्लाइंडली फॉलो करके उनका जेई का प्रिपरेशन हो सकता है। तो बिल्कुल हो सकता है बच्चों, आप पूरी तरीके से ब्लाइंडली इन लेक्चर्स को फॉलो करिए। इसके बियॉन्ड कुछ भी जेई नहीं पूछेगा, चाहे वो जेई एडवांस हो चाहे जो वो जेई मेंस हो। तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर इन लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं और इससे अपनी पूरी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए लेक्चर में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस समेशन। तो जो लास्ट प्रॉब्लम में जो हमने काम किया था, सिमिलर वही अप्रोच हम इस प्रॉब्लम में भी अपनाएंगे। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं हम। यहां पे हमारे पास जो सीरीज दी हुई है एस, ठीक है, ये एस जो हमें दिया हुआ है ये है हमारे पास C0 स्क्वेयर प्लस 3C1 स्क्वेयर प्लस 5C2 स्क्वेयर एंड प्लस सो ऑन। ये जा रहा है अपना 2n प्लस 1 CN स्क्वेयर तक, ठीक है। लास्ट प्रॉब्लम में जो हमने काम किया था, इस प्रॉब्लम में भी एग्जैक्टली वही करने वाले हैं हम। तो हम क्या करेंगे, इसी सीरीज को वापस उल्टा करके लिखेंगे, लेकिन उल्टा करके लिखने समय हम Cn को क्या लिखेंगे, C0, ठीक है। इससे जस्ट पहले वाला टर्म n इज इक्वल टू n माइनस वन डाल के आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2n माइनस वन, और C ऑफ n माइनस वन के बदले में C1 लिखेंगे एंड सो ऑन। आखिरी टर्म आपका हो जाएगा 1 इंटू C0 स्क्वायर के बदले में CN स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। लेट्स ऐड द टू समेशंस। तो ये ऐड करिएगा तो ये बन जाएगा आपका 2s। अब अगर आप ध्यान से देखते हैं तो हर टर्म में आपके पास 2n प्लस टू जो सम है वो कॉमन होके बाहर आ जाएगा। तो यहां बन जाएगा आपका आपका 2n प्लस टू, ठीक है, और अंदर में आपके पास रह जाएगा C0 स्क्वेयर प्लस C1 स्क्वेयर प्लस C2 स्क्वेयर एंड प्लस सो ऑन, कहां तक, CN स्क्वेयर तक, ठीक है। इसकी वैल्यू हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, कई बार हमने प्रॉब्लम्स में इसको अप्लाई कर लिया है। तो इसकी वैल्यू हो जाती है 2nCn। 2 यहां से कॉमन करके कैंसिल आउट कर दीजिए, तो s की वैल्यू हो जाएगी n प्लस वन टाइम्स 2nCn। सो दिस विल बी आवर सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस बार हमारे पास नंबर प्रोडक्ट में ना देके डिवीजन में दिया हुआ है, मतलब डिनोमिनेटर में आपके पास नंबर्स हैं। तो यहां ये बात हम जानते हैं कि जब भी हमें नंबर डिनोमिनेटर में लाना होता है तो हम इंटीग्रेट करके सीरीज यूज करते हैं, लेकिन मैं अभी उस वाले मेथड में जाना नहीं चाहता। तो मैं क्या करूंगा, इसको इसको मैं यूज करूंगा समेशन वाले मेथड से। तो देखिए ध्यान से, अगर इसको मैं लिखना चाहूं समेशन मेथड में, तो ये हमारे पास लिखा हुआ है समेशन r इज इक्वल टू 0 to n, ठीक है क्या। ये आपका दिया हुआ है CR स्क्वेयर, है ना, और डिवाइडेड बाई r प्लस वन, ठीक है। इसका हमें समेशन निकालना है। तो देखिए ध्यान से, इसको मैं मॉडिफाई करूंगा इस तरीके से, समेशन r इज इक्वल टू 0 to n, ठीक है। दोनों को अलग अलग कर लेता हूं मैं, तो एक 1/r प्लस वन मैं यहां पे लिखता हूं, ये आपका हो जाएगा NCR इंटू NCR, ठीक है क्या। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, n प्लस वन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो यानी न्यूमरेटर में मैंने मल्टीप्लाई किया इस वन को हटा के, ठीक है, यहां पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया n प्लस वन से, और यहां डिवाइड कर दिया मैंने n प्लस वन से, ठीक है क्या। तो अब देखिएगा कि ये n प्लस वन अपॉन आर प्लस वन NCR मिलके बन जाएगा आपका n प्लस वन सी आर प्लस वन, ठीक है।
तो ये जो s वापस से हमारा बन गया, ये बन गया समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n, ठीक है, 1/n+1 में बाहर डिवाइड कर देता हूं, और ये बन जाएगा समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n+1 cr+1 इंटू NCR, ठीक है क्या? अब ध्यान से देखिए, इसको एक्सपैंड करके देखते हैं। वैसे तो हम डायरेक्टली इसका आंसर लिख सकते हैं, लेकिन एक्सपैंड करके देखते हैं कि ये एग्जैक्टली बन क्या रहा है। तो अगर आप एक्सपैंड करिएगा तो 1/n+1 ये आपका बन जाएगा n+1 c, r इज इक्वल टू 0 डालिएगा तो 1, और ये nc 0, फिर r इज इक्वल टू 1 डालिएगा तो n+1 c2 nc1, अप टू n तक जाना है, तो ये आपका बन जाएगा n+1 c n+1 और ncn, ठीक है। अगर आप यहां पे ध्यान से देखें तो ये क्या आ रहा है, डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है। तो मैं चाहता हूं इसको वैंडरमॉन्ड आइडेंटिटी यूज करके सॉल्व करूं। तो वैंडरमॉन्ड आइडेंटिटी के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सम सेम करना पड़ता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस nc0 को फ्लिप कर दे रहा हूं, यानी nc0 को ncn, nc1 को ncn-1 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये अपना बन गया 1/n+1, यहां पे बन जाएगा आपका n+1 c1, इसको मैं लिखता हूं ncn प्लस n+1 c2, इसको मैं लिखता हूं ncn-1 एंड प्लस सो ऑन, ठीक है। ये बन जाएगा आपका n+1 c n+1 और ये बन गया nc0। तो यहां पे देखिएगा तो सारा सम मिलके क्या आ रहा है, n+1 आ रहा है, ठीक है। अब हमें बस ये इंश्योर करना है कि ये n+1 बनाने के लिए जितने भी टर्म्स चाहिए होते हैं या जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस चाहिए होते हैं वो सारे हमारे पास मौजूद होने चाहिए। तो यहां पे देखिएगा तो 1 और n, 2 और n-1, n+1 और 0, एक मिसिंग है। कौन सा मिसिंग है, तो यहां पे हमारे पास 0 और n+1 वाला मिसिंग है, ठीक है। तो लेकिन अगर आप देखिएगा तो अगर मान लीजिए यहां 0 और यहां n+1 होता तो ये टर्म बनता आपका n+1 c0 और nc(n+1). मैंने आपको ये बात बताई थी कि ये वैल्यू जब भी इससे बड़ी होती है इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो जाती है। तो यानी इफेक्टिवली अगर ये टर्म होता भी तो भी इसकी वैल्यू क्या होती, 0 होती। तो यानी एक टर्म जो मिसिंग है हमारा, उसका इस सम पे कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा क्योंकि उसकी खुद की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है क्या। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि वैंडरमॉन्ड आइडेंटिटी से इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, और आंसर क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम c इन दोनों का सम। तो ये बन गया 2n+1 cn+1। सो दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। तो ये समेशन वाले मेथड से बड़े आसानी से हो गया क्योंकि हमें इंटीग्रेशन का कोई भी रूट नहीं लेना पड़ा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवैल्यूएट दिस सम। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, ठीक है। ये अप टू यहीं पे अप टू कहां तक जा रहा है, m टर्म्स तक जा रहा है, यानी इफेक्टिवली आपको जो s लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n -1 टू द पावर r ncr, और ब्रैकेट में आपके पास ये सारे टर्म्स हैं, दैट इज 1/2 टू द पावर r प्लस 3/4 टू द पावर r प्लस 7/8 टू द पावर r एंड प्लस सो ऑन अप टू m टर्म्स, ठीक है क्या। अब वैसे देखने से तो ये क्वेश्चन बड़ा डिफिकल्ट सा लग रहा है, लेकिन इसको जब हम एक्सपैंड करके लिखेंगे, अलग अलग करके लिखेंगे, तो आपको एक बड़ी सुंदर सी आइडेंटिटी बनती हुई दिखेगी। देखिए कैसे। तो मैं क्या करता हूं, इन सबको अलग अलग करके लिखता हूं, यानी r इज इक्वल टू 0 टू n -1 टू द पावर r ncr, और ये 1/2 टू द पावर r को अलग लिखता हूं, प्लस समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n -1 टू द पावर r ncr, और ये हो जाएगा 3/4 टू द पावर r, ठीक है। एंड प्लस एक और लिख लेते हैं समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n -1 टू द पावर r ncr 7/8 टू द पावर r
n प्लस सो ऑन अप टू m टर्म्स। ठीक है क्या? अब ध्यान से देखिए, ये तो अपने वो एक्सपेंशन का समेशन वाला फॉर्म लिखा हुआ है। कौन सा एक्सपेंशन? अगर आप 1 माइनस एक्स टू द पावर n का एक्सपेंशन लिखें समेशन फॉर्म में, तो ये लिख सकते हैं आप समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 टू द पावर r एन सी आर एक्स टू द पावर r। देखिए, तो ये एग्जैक्टली इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये बेसिकली 1 माइनस 1/2 टू द पावर n का एक्सपेंशन लिखा हुआ है। तो ये सीधे सीधे वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 1/2 टू द पावर n। ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 3/4 टू द पावर n। अगला टर्म आपका हो जाएगा 1 माइनस 7/8 टू द पावर n एंड प्लस सो ऑन अप टू m टर्म्स। ठीक है क्या? सिंप्लीफाई करिएगा तो ये आपका हो गया 1/2 टू द पावर n। अब ये बन जाएगा 1/4 टू द पावर n, यानी मैं इसको लिख सकता हूं 1/2 टू द पावर 2n। फिर इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 टू द पावर 3n एंड प्लस सो ऑन अप टू कहां तक जाएगा? m टर्म्स तक। ठीक है क्या? अब अगर यहां पे ध्यान से देखें तो ये तो जीपी बन रहा है। जीपी है जिसका कॉमन रेशियो 1/2 टू द पावर n है, फर्स्ट टर्म 1/2 टू द पावर n है। तो ये तो जीपी का सम हो गया। जीपी का सम क्या होता है? फर्स्ट टर्म 1 माइनस कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो 1/2 टू द पावर n है, टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स m है, और डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो, तो 1 माइनस 1/2 टू द पावर n। आप चाहें तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। तो ये आपका बन जाएगा 2 टू द पावर mn माइनस 1 डिवाइडेड बाई, यहां पे बन जाएगा आपका, एक तो 2 टू द पावर n माइनस 1 ये बनेगा, और इसका 1/2 टू द पावर n 1/2 टू द पावर n ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 2 टू द पावर mn इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1। सो दिस विल बी आवर फाइनल सम। मैंने बोला था ना कि देखने से सिर्फ डिफिकल्ट लग रहा है, जब हम एक्चुअल सॉल्यूशन करना शुरू करेंगे तो ये बहुत आसान दिखेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टीनोमियल थ्योरम की। तो अभी तक जो भी चीजें हमने पढ़ी हैं वो बेसिकली हमने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा है। बाइनोमियल थ्योरम में हमारे पास सिर्फ 2 टर्म होते थे और उसी को एक्सपैंड करके हमने थ्योरम बनाया था। मल्टीनोमियल थ्योरम में हमारे पास क्या होगा? मोर देन 2 टर्म्स होंगे और उसको हमें एक्सपैंड करना होगा। तो देखिए, पूरा का पूरा एक्सपेंशन तो जानने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मल्टीनोमियल वैसे भी जेई ने सिलेबस से हटा दिया है, लेकिन फिर भी हमें नॉलेज होनी चाहिए कि इसकी वर्किंग हम किस तरीके से करते हैं। ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है नहीं, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। एप्लीकेशन इसका मिल सकता है आपको जेई के क्वेश्चंस में भी। ठीक है, तो बहुत क्विकली इसको रिवाइज करते हैं और उतना ही अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करेंगे जितना सिलेबस डिमांड करता है। तो देखिए, मल्टीनोमियल थ्योरम का भी जो स्टैंडर्ड वर्किंग है वो कहीं ना कहीं बाइनोमियल थ्योरम की तरह ही है। तो जैसे मान लीजिए आपके पास x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस सो ऑन अप टू xr करके टर्म्स है यहां पे। ठीक है, और इसका पावर है n। इसका एक्सपेंशन हमें पूरा नहीं जानना है, इसका बस हमें जानना है जनरल टर्म क्या होगा। तो इसका जो जनरल टर्म हम लोग लिखते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना, जनरल टर्म, जनरल टर्म क्या लिखते हैं? n फैक्टोरियल। तो ये हम कहीं ना बाइनोमियल से ही डिराइव करके करेंगे। तो देखिए, बगल में मैं बाइनोमियल का भी लिख के बताता हूं और इसी का यूज करके हम मल्टीनोमियल का भी लिखेंगे। तो देखिए, बाइनोमियल का जब हमने x1 प्लस x2 टू द पावर n, इसका जनरल टर्म लिखा था tr प्लस 1, तो ध्यान से देखिए, ये लिखा था n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल
x1 टू द पावर n माइनस आर एंड x2 टू द पावर आर। खास बात देखते हैं क्या क्या है, इसी से हम यहां पे डिराइव करेंगे या इसी से हम इन्फ्लुएंस होके इसका जनरल टर्म लिखेंगे। तो यहां पे अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले जो भी एक्सपोनेंट होता है उसका फैक्टोरियल होता है यहां पे, ठीक है। तो यहां पे जब इसका जनरल टर्म लिखेंगे तो यहां पे n है पावर, तो यहां पे भी आपका क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। और इस n फैक्टोरियल को हमने क्या किया है, यहां दो नंबर्स से डिवाइड किया, दो नंबर्स के फैक्टोरियल से डिवाइड किया है। तो जैसे यहां r फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल। अच्छा, इन दोनों की खास बात अगर देखिएगा तो क्या है, इन दोनों का सम n आ रहा है, और दूसरी खास बात है कि ये दोनों नंबर्स होल नंबर्स हैं। तो जब दो टर्म थे तो हमने दो नंबर्स के फैक्टोरियल से डिवाइड किया, तो जब r टर्म्स होंगे तो हमें r नंबर्स के फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां पे हम इसको डिवाइड करते हैं p1 फैक्टोरियल, p2 फैक्टोरियल, सो ऑन pr फैक्टोरियल। तो ये r नंबर्स लिए हमने और उसके फैक्टोरियल से क्या किया, डिवाइड किया, ठीक है। यहां पे जैसा कि हमने बताया था कि ये दोनों नंबर्स क्या हैं, होल नंबर्स हैं। तो यहां पे भी ये जो p1 p2 सो ऑन टू pr होंगे, ये भी क्या होंगे, होल नंबर्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या था हमारे पास कि ये जो x1 इसका पावर n माइनस आर फैक्टोरियल था, यानी एक नंबर इसके पावर पे जा रहा है, दूसरा नंबर इसके पावर पे जा रहा है, ठीक है। तो यहां पे भी हमारा x1 के पावर पे एक नंबर जाएगा, दैट इज p1, x2 के पावर पे दूसरा नंबर जाएगा p2, एंड सो ऑन xr के पावर पे हमारा नंबर जाएगा pr। कंडीशन क्या है, कंडीशन यहां पे ये है कि ये जो जितने भी pi's हैं ये सारे क्या हैं, होल नंबर्स हैं। ये सारे क्या होंगे, होल नंबर्स होंगे। pi's सारे होल नंबर्स, और इन सबका सम p1 प्लस p2 प्लस सो ऑन प्लस pr, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, n आनी चाहिए। तो हमें मल्टीनोमियल थ्योरम में बस इतनी ही बात जाननी है कि मल्टीनोमियल थ्योरम का जनरल टर्म हम किस तरीके से लिखते हैं, क्योंकि अगर ये हमें पता है तो मल्टीनोमियल थ्योरम से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं वो सारे हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जब जनरल टर्म लिखना सीख लिया तो कुछ एग्जांपल्स भी कर लेते हैं। तो आइए, हमें निकालना है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 3 जेड टू द पावर 5 इन दिस एक्सपेंशन। तो सबसे पहले हम इसका क्या लिख लें, जनरल टर्म। आइए, जनरल टर्म इसका हो जाएगा, पावर कितना था 10, तो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, तीन नंबर्स हैं तो मैं तीन नंबर्स के फैक्टोरियल से डिवाइड करता हूं, उसे p q और r, है ना। x का पावर क्या हो जाएगा p, y का पावर q और z का पावर r, ठीक है। ये हमारा हो गया जनरल टर्म। अब हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए। तो p की वैल्यू हमें कितनी लेनी पड़ेगी एक्स स्क्वायर बनाने के लिए, 2। q की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी, 3, और r की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी, 5। बस हमें यह देखना है कि इन तीनों का सम 10 आना चाहिए। तो 5 प्लस 3 प्लस 2 10 आता है। तो जैसे ही हम ये वैल्यू रखेंगे तो देयरफॉर कोएफिशिएंट हमारा आ गया सिंपली, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड टू द पावर 5, ये आ जाएगा आपका 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। सिंपल, ठीक है, क्या बहुत सिंपल है। नेक्स्ट, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 इन दिस, ठीक है। तो अब यहां पे भी कॉन्सेप्ट वही होगा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जनरल टर्म। आई होप आप पॉज करके खुद से एक बार ट्राई जरूर कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे हो तो फटाफट पॉज करो और पहले ट्राई करो, और इसके बाद वापस आके चेक करना कि आपका आंसर और मेरा आंसर मैच करता है कि नहीं, ठीक है। तो जनरल टर्म हो गया इसका 10 फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल 1 टू द पावर p x टू द पावर q और x स्क्वायर टू द पावर r, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं जरा, तो ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, x का पावर कितना हो जाएगा भाई,
तो q प्लस 2r। अब हमारे पास कंडीशन हमें निकालना क्या है, ये p q r की वैल्यू निकालनी है, तभी जाके हमें फाइनली कोएफिशिएंट मिल पाएगा। तो अब p q r की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है, सबसे पहला कंडीशन है कि इन तीनों का सम, तो p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू जो होनी चाहिए ये किसके बराबर होनी चाहिए, 10 के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा कंडीशन ये है कि ये q प्लस आर की वैल्यू 2r की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास वेरिएबल 3 थे और इक्वेशन हमारे पास सिर्फ 2 आए, तो हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो जब भी हमारे पास, याद रखिएगा ये मैथमेटिक्स का एकदम प्राइमरी मूल मंत्र है कि जब आपके पास वेरिएबल ज्यादा और इक्वेशन कम होते हैं तो इन दैट केस हम हमेशा इक्वेशन बाउंड्री कंडीशन से सॉल्व करते हैं। तो अब ये बाउंड्री कंडीशन क्या है, बाउंड्री कंडीशन यहां पे ये है कि ये पी क्यू आर हमारे क्या है, होल नंबर्स है। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, टेबल बनाएंगे पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पी क्यू आर। ठीक है, तो हम यहां से शुरू करेंगे, एक बार आर की वैल्यू 0 ले लेते हैं। तो आर की वैल्यू 0 लीजिएगा तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। जैसे ही आपने क्यू की वैल्यू 4 ली तो पी की वैल्यू इस इक्वेशन से क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ पी क्यू आर हो सकता है 6, 4 एंड 0। दूसरा पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, जब आर की वैल्यू आप 1 लीजिए, तो जब आर की वैल्यू आप 1 लीजिएगा तो क्यू की वैल्यू हो जाएगी 2। क्यू की वैल्यू 2 हुई तो यहां से आपके पास पी की वैल्यू आ जाएगी 7। तो दूसरा पॉसिबल कॉम्बिनेशन पी क्यू आर का हो सकता है 7, 2 एंड 1। तीसरा कॉम्बिनेशन, इसकी वैल्यू 2 हो जाए, आर की वैल्यू 2 हो जाए, तो उस केस में क्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी और पी की वैल्यू 8 हो जाएगी। ठीक है क्या, यह तीसरा कॉम्बिनेशन हो सकता है। क्या आर की वैल्यू 3 हो सकती है, अगर आर की वैल्यू आपने 3 ले ली तो क्यू की वैल्यू -2 हो जाएगी, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमें पता है कि पी क्यू और आर तीनों होल नंबर ही हो सकते हैं। ठीक है क्या, तो यहां पे यही 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आपके हो सकते हैं। अब इन तीनों के करेस्पॉन्डिंग आपके पास कोएफिशिएंट्स आएंगे, फाइनल आंसर जो होगा वो इन तीनों कोएफिशिएंट्स का सम हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 जो हो जाएगा, ध्यान से देखिए, पहले के करेस्पॉन्डिंग आपका कोएफिशिएंट आ जाता है 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। दूसरे के करेस्पॉन्डिंग आपका आ जाता है 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, है ना, 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, आप लिख ही लीजिए। और तीसरे के करेस्पॉन्डिंग आपका आ जाता है 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो इन तीनों का जो सम आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये 3 रिप्रेजेंट करने का 3 इस तरीके से टर्म आए हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। इसका सिग्निफिकेंस है कि जब आप इसको एक्सपैंड करिएगा प्रॉपर तरीके से तो x टू द पावर 4 के करेस्पॉन्डिंग 3 टर्म्स आएंगे। एक टर्म का कोएफिशिएंट ये होगा, दूसरे टर्म का कोएफिशिएंट ये होगा, तीसरे टर्म का कोएफिशिएंट ये होगा। लेकिन अल्टीमेटली x टू द पावर 4 का अगर आप कोएफिशिएंट निकाल रहे हैं तो तीनों कोएफिशिएंट्स आपको क्या करने पड़ेंगे, ऐड करने पड़ेंगे, एंड दैट इज व्हाई वी हैव एडेड देम। ठीक है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 इन दिस एक्सपेंशन। आई होप कॉन्सेप्ट अब आपको समझ में आ गया होगा। फटाफट पॉज करो, एक बार ट्राई करो और फाइनल आके कंपेयर करो। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। तो आइए देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसका जब जनरल टर्म लिखेंगे, ठीक है, इसका जनरल टर्म हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। ठीक है, 2 टू द पावर p माइनस x टू द पावर q एंड 3x स्क्वेयर टू द पावर r। ठीक है क्या, सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो सारे कांस्टेंट्स एक साथ लिख लेंगे, 6 फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। ठीक है, एक आ जाएगा 2 टू द पावर p, यहां से आ जाएगा -1 टू द पावर q और यहां से आ जाएगा 3 टू द पावर r। ठीक है क्या, और x के पावर्स देखिए क्या हुआ, यहां से q और यहां से 2r, तो q प्लस 2r। ठीक है क्या,
ये वैल्यू आ गई आपकी। अब देखिए ध्यान से, हमें q प्लस 2r को कितना बनाना है 4, और p प्लस q प्लस r की वैल्यू कितनी है 6। तो हमारे पास p प्लस q प्लस r, इसकी वैल्यू है 6, और q प्लस 2r की वैल्यू कितनी है 4। वापस से टेबल बना लेते हैं। तो p, q और r पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या आएंगी देखिए। r की वैल्यू जब 0 डालिएगा तो q हो जाएगा 4, p हो जाएगा 2। r की वैल्यू जब 1 डालिएगा तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। r की वैल्यू जब 2 डालिएगा तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 4। तो इसके करेस्पॉन्डिंग भी 3 कॉम्बिनेशंस आए, यानी 3 कोएफिशिएंट्स आएंगे, फाइनली उसका सम हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली आंसर लिखता हूं। तो हमारा आंसर हो गया, देखिए ध्यान से, 6 फैक्टोरियल अपॉन, इन तीनों के करेस्पॉन्डिंग आपके पास आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, ठीक है। यहां से 2 टू द पावर p यानी 2 स्क्वेयर, माइनस 1 टू द पावर 4 तो 1 ही हो गया, और 3 टू द पावर 0 1 हो गया, ठीक है। प्लस दूसरा आएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन, फिर आपका हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ही होती है तो मैं नहीं लिख रहा हूं, 2 टू द पावर 3 है ना, माइनस 1 टू द पावर 2 तो ये 1 ही हो गया तो इसको हटा ही देते हैं, और फिर 3 टू द पावर 1, ठीक है। तो दूसरा ये कोएफिशिएंट हो जाएगा, एंड प्लस तीसरा कोएफिशिएंट होगा 6 फैक्टोरियल अपॉन, नेक्स्ट हो जाएगा 4 0 और 1 तो 4 फैक्टोरियल, 4 0 और 2 था, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, p की वैल्यू हो गई 4 तो 2 टू द पावर 4, q की वैल्यू 0 है तो माइनस 1 टू द पावर 0 आपका 0 ही 1 ही आ गया, एंड 3 स्क्वेयर। तो जब इन तीनों को हम ऐड कर देंगे तो हमें हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 मिल जाएगा। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा डिफरेंट टाइप का सवाल है, ये एग्जैक्टली मल्टीनोमियल से रिलेटेड नहीं है, और जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है। एप्लीकेशन इसका सही से समझते हैं कि किस तरीके से हम इसको अप्लाई करेंगे, ऑल्दो कॉन्सेप्ट हमने बाइनोमियल में इसका कवर किया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए इसको कैसे करेंगे। हमारे पास एक एक्सपेंशन दिया हुआ है 1 प्लस एक्स प्लस 2x स्क्वायर टू द पावर 20। तो क्लियरली जब इसको एक्सपैंड करेंगे तो आपका x का मैक्सिमम पावर कहां तक जाने वाला है, x टू द पावर 40 तक जाने वाला है, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपको कितने मिलने वाले हैं, यहां पे 41 टर्म्स मिलने वाले हैं। तो हमने a0 से शुरू होके a40 तक खत्म किया, तो टोटल 41 टर्म्स हो गए। आपको निकालना है a0 प्लस a2 प्लस a4, ठीक है क्या। अब ध्यान से देखिए, यहां से चीजें थोड़ी इंटरेस्टिंग होंगी। किया क्या हमने, ध्यान से देखिए, ये हमारा 1 प्लस एक्स प्लस 2x स्क्वेयर टू द पावर 20 था, इसको हमने लिखा था a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वेयर प्लस a3x क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है। लास्ट में a40 x टू द पावर 40। देखिए ध्यान से, हमें ये वाला चाहिए a0, a1 नहीं चाहिए, a2 चाहिए, a3 नहीं चाहिए। ऐसा कुछ किया था क्या हमने बाइनोमियल में, याद करिए, c0 प्लस c1 प्लस c2, तो उसमें हमने निकाला था c0 प्लस c2 प्लस c4 प्लस c6, इस तरीके से निकाला था ना। तो उसमें याद करिए प्रोसेस हमने क्या किया था। प्रोसेस ये किया था कि एक बार एक्सपेंशन में हमने 1 रखा था और दूसरी बार एक्सपेंशन में हमने -1 रखा था। सेम यहां पे भी वही करेंगे। तो पुट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 जब पुट करिएगा तो ये कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो 4 टू द पावर 20 इज इक्वल टू, यहां पे आपके पास हो गया a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3, है ना, एंड प्लस वन, ठीक है, आगे लिखने की जरूरत नहीं है। फिर दूसरी बार x इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे, यहां पे x इज इक्वल टू -1 पुट करिएगा तो ये तो कट जाएगा, यहां पे आ जाएगा 2, तो 2 टू द पावर 20 इज इक्वल टू आ जाएगा a0 माइनस a1 प्लस a2 माइनस a3 एंड प्लस 1, ठीक है क्या। बस हमें क्या करना है, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 कर देना है। तो दोनों को ऐड करिएगा तो 4 टू द पावर 20 प्लस 2 टू द पावर 20 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a0 प्लस a2 प्लस a4
एन प्लस सो ऑन आ जाएगा। और यही वैल्यू आपको निकालनी थी, यही वाली वैल्यू आपको निकालनी थी। तो हम यहां पे क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ, तो दिस विल इंप्लाई a0 प्लस a2 प्लस a4 एन प्लस सो ऑन, दिस विल बी 4 टू द पावर 20 या 1/2 टाइम्स 4 टू द पावर 20 प्लस 2 टू द पावर 20। ये आपका आंसर हो गया। इमेजिन करिए कि यहां क्वेश्चन अगर आपके पास होता a1 प्लस a3 प्लस a5 प्लस a7, तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि हमें क्या करना चाहिए था। यानी इसको हमें कैंसिल करना था, इसको रखना था, तो दोनों सबट्रैक्ट कर देते और डिवाइडेड बाय 2 कर देते, तो हमें a1 प्लस a3 प्लस a5 प्लस a7 ये मिल जाता। ठीक है क्या? ऑल राइट। अच्छा, एक और चीज है यहां पे, नहीं ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए ये जो वैल्यू आएगी ना प्लस सो ऑन अप टू ये प्लस a40 तक आएगी। ठीक है क्या? ठीक है, ये वैल्यू कहां तक आएगी? a40 तक आएगी। आपको a38 तक ही निकालना था। तो ये जो वैल्यू हमने निकाली थी, ये प्लस सो ऑन प्लस a38 और प्लस a40, ये वैल्यू आपकी आई थी इज इक्वल टू हाफ ऑफ 4 टू द पावर 20 एंड प्लस 2 टू द पावर 20। तो a40 तक का सम ये आया था। अब ये बताइए कि a40 यहां पे होगा क्या? a40 x का मैक्सिमम पावर होगा, और वो मैक्सिमम पावर कब अचीव होगा? तो जब हमारे पास ये वाला जो टर्म है, ठीक है, इसका पावर 20 हो जाए। तो क्या आप ये बात समझ पा रहे हो कि यहां पे a40 की जो वैल्यू होगी ये और कुछ नहीं बल्कि 2 टू द पावर 20 होगी। तो यहां पे हम 2 टू द पावर 20 वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो दिस विल इंप्लाई a0 प्लस a2 प्लस a4 प्लस सो ऑन प्लस a38 तक की जो वैल्यू आएगी, a40 उधर ले जाके माइनस कर दीजिए, तो ये आपका हाफ 4 टू द पावर 20 माइनस 2 टू द पावर 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये केयरफुली आपको ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, मुझसे भी ये ओवरलुक हो जाता। हम लोग ये प्लस a40 तक आंसर निकाल के और गलत आंसर लिख लेते हैं। ठीक है, लास्ट में मैंने ये देख लिया कि यहां तक हमें सम सिर्फ a38 तक ही निकालना है। तो ये सारी चीजें बहुत केयरफुली आप देखा कीजिए, वरना सवाल में गलती हो सकती है जल्दबाजी में। ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहां पे अब दो कोएफिशिएंट्स साथ में लिखे हुए हैं, a0 स्क्वेयर माइनस a1 स्क्वेयर प्लस a2 स्क्वेयर माइनस a3 स्क्वेयर। तो अगेन कॉन्सेप्ट तो हम वही यूटिलाइज करेंगे जो हमने बाइनोमियल में पढ़ा था। जब भी हमें दो कोएफिशिएंट साथ में रखने होते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है? दो एक्सपेंशंस को मल्टीप्लाई करना पड़ता है कि नहीं? तो यहां पे भी काम हम वही करेंगे। एक बार हम क्या करेंगे, एक एक्सपेंशन लेते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वेयर टू द पावर n। ठीक है क्या? और ये आपका, इनफैक्ट इसको सिंस ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, x के बदले में माइनस एक्स डाल के एक्सपेंशन निकालता हूं। तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर टू द पावर n। ठीक है, ये आपका हो जाएगा a0 माइनस a1x प्लस a2x स्क्वेयर एंड सो ऑन। ठीक है क्या? ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव आ गया। दूसरा एक्सपेंशन यहां बड़े केयरफुली देखना है। दूसरे एक्सपेंशन के लिए क्या करेंगे, इस एक्सपेंशन में हम x को 1/x से सब्सटीट्यूट कर देंगे। दूसरे एक्सपेंशन में हम क्या करेंगे, x को किससे सब्सटीट्यूट करेंगे? 1/x से। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस 1/x प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, 1/x स्क्वेयर टू द पावर n। और ये हो जाएगा हमारा यहां पे a0 प्लस a1/x प्लस a2/x स्क्वेयर एंड प्लस सो ऑन। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो मैं दोनों तरफ x टू द पावर 2n से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं? ध्यान से सोच। आप चाहो तो कर सकते हो, ठीक है,
आपके लिए कन्वीनियंट हो जाएगा, क्योंकि चीजें हमें भी देखने में काफी कन्वीनियंट हो जाएगा। तो इसको x टू द पावर 2n से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो आपका वापस से 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर n हो जाता है। ये आपका इंटरेस्टिंगली बन जाएगा a0 x टू द पावर 2n माइनस a1 x टू द पावर 2n माइनस 1 प्लस a2 x टू द पावर 2n माइनस 2 एंड प्लस 1। ठीक है क्या? अब कॉन्सेप्ट ये है कि इन दोनों को हमें करना है मल्टीप्लाई 1 इंटू 2। तो आप करिए 1 इंटू 2। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है सवाल, इत्मीनान से टाइम लेके समझिएगा, इसको जल्दीबाजी में मत समझिएगा। ठीक है? इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो देखिए 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इन दोनों का प्रोडक्ट होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4 टू द पावर n। ठीक है? और ये आपका इधर से a0 माइनस a1 एक्स प्लस a2 एक्स स्क्वायर एंड माइनस a3 एक्स क्यूब एंड प्लस 1। ठीक है? और इधर आपका बन गया a0 एक्स टू द पावर 2n माइनस a1 एक्स टू द पावर 2n माइनस 1। आगे लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही लिख देता हूं मैं। ठीक है? अब यहां से चीजें थोड़ी और भी डिफिकल्ट होंगी। क्या होगा, हमें निकालना क्या है यहां पे, a0 स्क्वायर माइनस a1 स्क्वायर। तो देखिए जब a0 वाले टर्म को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a0 वाले टर्म को जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x का पावर कितना बनना है 2n। a1 वाले टर्म्स को यहां प्लस था, सॉरी यहां भी प्लस था, तो a1 वाले टर्म को जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x का पावर वापस से 2n बन रहा है। a3 वाले टर्म को जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो x का पावर वापस से 2n बनेगा। यानी ये वाला जो टर्म लिखा हुआ है, दिस इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 2n फ्रॉम RHS। तो इधर से भी अगर आप x कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 2n अगर आप निकाल लेते हो तो आपका काम हो जाएगा, है ना? तो बाई इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 2n from both sides, ठीक है क्या? तो RHS से तो आपको ये टर्म मिल जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम है कि इसमें हम x टू द पावर 2n का कोएफिशिएंट कैसे निकालें। अब यहां आपको थोड़ा सा केयरफुली चीजें समझनी पड़ेंगी। देखिए ये जो एक्सपेंशन दिया हुआ है और जो ओरिजिनल एक्सपेंशन दिया हुआ था, उन दोनों में डिफरेंस क्या है, ध्यान से देखिए। तो इस एक्सपेंशन में और ये जो एक्सपेंशन हमें दिया हुआ है, इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इसमें जो हमारे पास गिवन एक्सपेंशन है, यहां से यहां आने के लिए हम क्या करेंगे, x को एक्स स्क्वायर से सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो जब x को एक्स स्क्वायर से सब्सटीट्यूट करोगे तो आपके पास ये एक्सपेंशन बन जाएगा। तो इधर में भी तो आपको x को एक्स स्क्वायर से सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, ठीक है क्या? तो जब x को एक्स स्क्वायर से सब्सटीट्यूट करोगे आप, तो a0 के साथ x का पावर 0 हुआ, a1 के साथ x का पावर 2 हो जाएगा, a2 के साथ x का पावर 4 हो जाएगा। तो यानी जो भी x का पावर होगा उसका आधा यहां पे सफिक्स होगा। देखिए x को अगर एक्स स्क्वायर से आप रिप्लेस कर रहे हैं, x को एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर रहे हैं, तो यहां एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहां x टू द पावर 4 आ जाएगा, अगला x टू द पावर 6 आ जाएगा। लेकिन जो भी x का पावर आएगा उसका हाफ ये सफिक्स है। तो आपका एक्सपेंशन में निकालना क्या था, x टू द पावर 2n का कोएफिशिएंट निकालना था। तो जब x टू द पावर 2n का कोएफिशिएंट निकालना है तो a का सफिक्स क्या होगा, n हो जाएगा। तो आपके पास सीधे सीधे LHS में आपका आ गया an, और RHS में जो वैल्यू निकालनी थी वो आ जाएगी a0 स्क्वायर माइनस a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस a3 स्क्वायर एंड प्लस 1। ठीक है? और देखिए यही हमें प्रूव करना था, ठीक है क्या? तो इसमें थोड़ा सा आपको टाइम देके, थोड़ा दिमाग को ठंडा करके और फिर सोचना पड़ेगा, तब जाके ये सोल्यूशन आपको समझ में आएगा। एक बार देखिए, दो बार देखिए, जब तक आपको पूरी तरीके से नहीं समझ में आए तब तक देखिए। अगर फिर भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में जरूर लिखिए कि आपको क्या ये सवाल अच्छी तरीके से समझ में आया या नहीं समझ में आया। ठीक है?
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा लास्ट टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम का। देखिए बाइनोमियल थ्योरम जो हमने डिफाइन किया था वो डिफाइन किया था हमेशा पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स के लिए, ठीक है। यानी x प्लस वाई टू द पावर n का जब हमने एक्सपेंशन लिखा था तो वो तभी हमने लिखा था जब हमारे पास n क्या हो, एक पॉजिटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर। जीरो के लिए भी आप लिख सकते हो, लेकिन एक्सपेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी n इज इक्वल टू जीरो के लिए, तो इसीलिए मैं पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स बोल रहा हूं, ठीक है। यहां पे हम लोग जो बात करेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन की फॉर नेगेटिव इंटीग्रल इंडेक्स, दो ये पार्ट ऑफ बाइनोमियल थ्योरम जेई में नहीं है, ठीक है, लेकिन इसकी नॉलेज अगर हमें है तो चीजें थोड़ी आसान हो जाती है ना, ज्यादा डिफिकल्टी होती नहीं है हमें समझने में। तो हम लोग सिर्फ इस पूरे कॉन्सेप्ट को बस टच अप ऑन करेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि ये नेगेटिव इंडेक्स या रैशनल इंडेक्स अगर हो जाए तो एक्सपेंशन, अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता क्वेश्चन आ जाए तो एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि इस पे हम ऑपरेट कैसे करते हैं, ठीक है। उसके लिए देखिए हम सहारा तो अपने ओरिजिनल बाइनोमियल थ्योरम का ही लेंगे। तो अगर आप याद कीजिए कि 1 प्लस एक्स टू द पावर n का जब हमने एक्सपेंशन लिखा था बाइनोमियल थ्योरम फॉर n पॉजिटिव इंटीजर के लिए, ठीक है, तो कैसे लिखा था, वो लिखा था हमने 1 प्लस nc1 इंटू एक्स प्लस nc2 इंटू एक्स स्क्वेयर एंड प्लस nc3 इंटू एक्स क्यूब एंड प्लस सो ऑन ncn इंटू एक्स टू द पावर n। ये पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स के लिए हमने लिखा था। लेकिन अगर मान लीजिए ये इंडेक्स हमारा रैशनल या नेगेटिव हो जाए तो फिर हम किस तरीके से इसको डिफाइन करेंगे। तो देखिए डिफरेंस जो आता है वो बस कुछ ही पॉइंट्स पे हमारा डिफरेंस आता है। डिफरेंस ये आता है कि अगर n नेगेटिव हो गया तो ये सिंबल जो है nc1 nc2 nc3, ये सिंबल का कोई मीनिंग नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये NCR जो होता है ये किसको सिंबलाइज करता है, ये बेसिकली आपको बताता है नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग R ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ N ऑब्जेक्ट्स। तो जब R ऑब्जेक्ट्स को चूज करना है आउट ऑफ N ऑब्जेक्ट्स तो N तो पॉजिटिव होना चाहिए ना, वरना N नेगेटिव हो गया तो -3 ऑब्जेक्ट्स में से 3 ऑब्जेक्ट्स चूज करने का क्या तरीका होगा, बता ही नहीं पाएंगे। तो ये सिंबल क्या हो जाता है, रिडंडेंट हो जाता है फॉर N नेगेटिव के लिए। तो बस डिफरेंस इतना ही आता है कि हम इस सिंबल के फॉर्म में इसको यूज नहीं करते। दूसरा डिफरेंस ये आता है कि जब हमारे पास n पॉजिटिव इंटीग्रल हो तो हमारे नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन लिमिटेड होते हैं। यानी कहने का मतलब कि अगर n की वैल्यू 10 आ जाए तो नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन 11 होता है, यानी n+1 हो जाता है। तो ये नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन हमारे क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। लेकिन अगर आपके पास n नेगेटिव हो जाए या रैशनल हो जाए तो इन दैट केस आपके एक्सपेंशन में टर्म्स अनलिमिटेड हो जाएंगे, यानी टर्म्स अप टू इंफिनिटी तक जाएगा, यानी ये यहीं तक रुकेगा नहीं, ठीक है। ये दो डिफरेंस हुआ। तीसरा डिफरेंस ये हुआ कि नेगेटिव या रैशनल इंडेक्स के लिए हर एक्सपेंशन वैलिड नहीं है, उसके लिए एक खास कंडीशन होता है, और वो कंडीशन क्या होता है वो मैं आपको अभी बताता हूं। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि इसको अगर हम एक्सपैंड करके लिखते तो किस तरीके से लिखते। इसको हम लिखते 1, NCN को लिखते n टाइम्स x, NC2 को लिखते n इंटू n-1 बाई 2 फैक्टोरियल टाइम्स एक्स स्क्वेयर, NC3 हो जाता n इंटू n-1 इंटू n-2 बाई 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब एन प्लस 1, इसी तरीके से होता। तो जब n हमारा रैशनल या नेगेटिव हो जाता है तो हम ये सिंबल्स यूज न करके इसका इस तरीके से एक्सपेंशन यूज कर लेते हैं, यानी फॉर n बिलोंगिंग टू i माइनस और q, यानी नेगेटिव इंटीजर या फिर रैशनल वैल्यू, उसके लिए हम ये एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स टू द पावर n जो लिखते हैं ये होता है 1 प्लस n इंटू एक्स
प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वेयर प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब एंड प्लस सो ऑन अप टू इंफिनिटी। तो यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हो जाते हैं, ठीक है। यानी आपको कुछ चेंज नहीं करना है ऐसा फंडामेंटली, बस आपको क्या करना है, ये NC1 NC2 ना यूज करके उसको जो फॉर्मली एक्सपैंड करके वैल्यू आती है वो यूज करना है, ठीक है। क्योंकि n नेगेटिव के लिए ये सिंबल्स हम NC1 NC2 यूज नहीं कर सकते, ठीक है। सो दिस इज द ओनली डिफरेंस, द फर्स्ट डिफरेंस। अब यहां पे कुछ चीजें, एक मिनट में देख लेता हूं इसमें हमने लिखा है कि नहीं, ठीक है। कुछ चीजें हम नोट करके ये लिख लेंगे, चलिए मैं आपको बता देता हूं कि दिस एक्सपेंशन इज वैलिड, ठीक है, इज वैलिड ओनली फॉर mod x लेस देन 1। यानी यहां जो नंबर होना चाहिए वो आपकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में, यानी उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, तभी जाके हम ये एक्सपेंशन लिखते हैं। अदरवाइज ये एक्सपेंशन हम इस तरीके से नहीं लिखते हैं, ठीक है। इस पे ठीक है, तो ये चीज हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सो इस तरीके से नेगेटिव इंडेक्स या फ्रैक्शनल इंडेक्स के लिए हम इस तरीके से एक्सपेंशन लिखते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। ये हमें समझने में भी काफी आसानी होगी और इसके लिए मतलब ये हमारे बड़े काम की भी चीज है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में हम एक बार कई बार इसका यूज भी करेंगे। देखिए, अगर यहां पे मैं x के बदले में -x और n के बदले में -n लिख देता तो क्या होता। यानी अगर मैं एक्सपेंशन निकालता 1 माइनस एक्स टू द पावर -n का, तो ये तो 1 ही रहता। बस यहां पे आपको ये जो एक्सपेंशन हमने लिखा था इससे जस्ट पहले n के बदले में -n और x के बदले में -x रख देना है। तो यहां बन जाएगा प्लस -n इंटू -x प्लस अगला टर्म होता है n इंटू n-1, तो यहां पे हो जाएगा -n -n-1 बाई 2 फैक्टोरियल और एक्स स्क्वायर, क्योंकि -x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा, प्लस अगला टर्म मैं यहां पे लिखता हूं -n -n-1 -n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल और ये -x का होल क्यूब, ठीक है क्या, एन प्लस 1। बहुत इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है, ध्यान से देखिएगा। ये -n इंटू -x मिलके nx हो गया, तो 1 + nx। एक माइनस हम यहां से बाहर निकालते हैं, एक माइनस यहां से बाहर निकालते हैं, तो माइनस माइनस तो मिलके प्लस हो गया। यहां पे बन जाएगा आपका n इंटू n+1, तो ये बन गया n इंटू n+1, ठीक है, अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहां ध्यान से देखिएगा, एक माइनस यहां से बाहर, एक माइनस यहां से बाहर, एक माइनस यहां से बाहर और एक माइनस यहां पे आएगा, तो 4 बार माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हो, प्लस हो गया। तो ये बन जाएगा आपका n इंटू n+1 इंटू n+2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब एन प्लस 1। तो बोलोगे इसमें ऐसा क्या हो गया, ठीक है, होगा कब, जब यहां पे n इंटीजर हो जाए i+, यानी आपके पास ये नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट हो जाए, यानी n अब हम एक पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू लिखेंगे, तो अब हम ये NC1 NC2 वाला एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, क्योंकि अब हमने यहां पे n को क्या बना दिया है, n के बदले में क्या लिखा है, i+ लिखा है। तो इस केस में ये जो एक्सपेंशन बन जाएगा, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेंशन बनता है। इसको मैं लिखता हूं 1, क्या ये n को मैं NC1x लिख सकता हूं, बिल्कुल। क्या इस n इंटू n+1 बाई 2 फैक्टोरियल को n+1c2 एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं, बिल्कुल। क्या इसको मैं n+2c3 लिख सकता हूं, बिल्कुल। अगला आप बताइए खुद से क्या होगा,
तो n प्लस 4c4 x टू द पावर 4 n प्लस सो ऑन अप टू कहां तक, इंफिनिटी तक। आ गया ना इंटरेस्टिंग चीज। यहां से जब भी आप 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस एन का एक्सपेंशन लिखोगे तो 1 प्लस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एन प्लस वन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस एन प्लस टू सी थ्री एक्स क्यूब प्लस एन प्लस फोर सी फोर एक्स फोर एन प्लस सो वन बन जाता है। इसका बेनिफिट क्या है, ध्यान से देखिए। अगर यहां पे n इज इक्वल टू वन लेते हैं आप, ठीक है, n इज इक्वल टू वन लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस वन, ठीक है क्या। और यहां पे देखिए क्या बनने वाला है, 1। इसको मैं वेरीफाई भी कर रहा हूं, कुछ चीजें यहां पे हमें पता भी चल जाएंगी कि ये अप टू इंफिनिटी तक क्यों जाता है, ठीक है। और हम यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स हमारे इनफाइनाइट क्यों हो जाते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन आपको यहां से दिख जाएगा। देखिए n इज इक्वल टू वन लीजिएगा तो ये 1c1 वन ही होता है, फिर ये हो जाएगा 2c2 अगेन वन होता है, फिर ये हो जाएगा 3c3 अगेन वन होता है, अगला टर्म आ जाएगा 4c4, यहां पे n प्लस थ्री होगा, सॉरी, ठीक है, 4c4 अगेन वन होता है, ठीक है, यहां एक्स क्यूब था, n प्लस सो ऑन अप टू कहां तक जाएगा भाई, इनफाइनाइट टर्म्स। ये देख के आपको कुछ समझ में आ रहा है, ये बेसिकली एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तो है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसका फर्स्ट टर्म 1, कॉमन रेशियो x। तो बताइए तो इस इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होगा, स्पेशली तब जब हमने पहले ही ये डिक्लेयर कर रखा है कि मॉड x की वैल्यू लेस देन वन होती है, क्योंकि हमने बताया ही है कि ये एक्सपेंशन ही वैलिड तभी होता है जब मॉड x की वैल्यू लेस देन वन होती है। और यहां से भी आप उसको समझ पाओगे, क्योंकि इनफाइनाइट जीपी का सम हम लोग लिखते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट जीपी का सम हम लोग लिखते हैं इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। और ये कब होता है, जब आपका कॉमन रेशियो क्या हो, कॉमन रेशियो की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन वन हो। एंड दैट इज वाई ये आपको समझ में आ जाएगा कि यहां पे मैंने क्यों बोला था कि x की वैल्यू, x की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन वन होगी, और ये भी क्यों बोला था कि यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हो जाते हैं। तो ये दोनों चीजें आपको इससे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। वहीं अगर आप n इज इक्वल टू टू रखिएगा, ठीक है, तो यहां पे आपका 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस टू, अब ध्यान से देखिए, n इज इक्वल टू टू रख रहे हैं आप, तो 1 प्लस 2c1 टू हो जाता है, यहां पे 3c2 तो 3 हो जाता है, यहां पे 4c, ठीक है, 4c3 तो 4 हो जाता है, एन प्लस सो ऑन, ठीक है। तो इसका सम 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस टू। तो अगर आपको कहीं भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब दिखता है जहां पे x की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 से छोटी है, तो वो तो आपको बहुत जल्दी चमक जाता है कि ये वैल्यू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स होगी। अगर आपके पास 1 प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स क्यूब प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी दिखे, तो आगे से आपको भी ये चीज चमक जानी चाहिए कि ये और कुछ नहीं बल्कि 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर या 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस टू का एक्सपेंशन लिखा हुआ है, ठीक है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज यहां पे जो हमें याद रखनी है, आगे जाके भी काम आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर आर इन 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस एन क्या होगा, ध्यान से देखिए। इस एक्सपेंशन में हमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर आर बताना है। तो जब x का पावर 1 था तो यहां सफिक्स 1 था, जब x का पावर 2 था तो यहां सफिक्स 2 था, जब x का पावर 3 था तो यहां सफिक्स 3 था, तो जब x का पावर r होगा तो यहां सफिक्स क्या होगा, r होगा। ये बात तो हमको समझ में आ गई। अब यहां पे क्या लिखेंगे, तो देखिए इन दोनों का डिफरेंस हमेशा n माइनस वन हो रहा है, इन दोनों का डिफरेंस n माइनस वन, 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 तो इन दोनों का भी डिफरेंस क्या आएगा, n माइनस वन। तो ये हो जाएगा n प्लस r माइनस वन। तो 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस एन में x टू द पावर r का कोएफिशिएंट हो जाता है n प्लस r माइनस वन सी आर, ठीक है। तो ये चीज हम याद रखेंगे। सो दिस वाज
द फाइनल कॉन्सेप्ट जो हम लोग बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ते हैं, इस पे बहुत ज्यादा एप्लीकेशन, क्योंकि जेई के सिलेबस में है ही नहीं, तो जेई ने आज तक इस पे सवाल भी नहीं पूछे। ठीक है क्या? तो हम लोग भी इस पे बहुत ज्यादा सवाल करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जो रेलेवेंट चीजें थी उस पे तो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऑलरेडी कर लिए। सो दिस बेसिकली फिनिशेज आवर इंटायर बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है? अगर आप जाके पूरी सीरीज ये अगर A to Z देखते हो, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि एग्जामिनेशन में ऐसा कोई भी सवाल नहीं होगा बाइनोमियल थ्योरम का जो आपसे ना बने। ठीक है? हमने वो सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं जो जेई के सिलेबस में हैं, और कुछ चीजें तो जेई के सिलेबस के बियॉन्ड भी जाके पढ़ी हैं। ठीक है? तो ताकि अगर उस आपके सिलेबस से थोड़ा सा आगे बढ़ के भी जेई सवाल करे, तो आपको कभी भी उसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर एक खास बात देखिएगा इन लेक्चर्स की, तो मैं हमेशा यह बात इंश्योर करता हूं कि सॉल्व्ड एग्जाम्पल खूब सारे होने चाहिए। क्योंकि होता क्या है, कॉन्सेप्ट तो हम समझ जाते हैं। ठीक है? कॉन्सेप्ट समझने में हमें कोई भी परेशानी नहीं होती है। परेशानी कब होती है? उन कॉन्सेप्ट्स के एप्लीकेशन में। ठीक है? मुझे नहीं लगता कि आज तक ओवर द इंटायर टीचिंग करियर स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा मुझसे कॉन्सेप्ट पूछने आए हों कि सर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया। बहुत इक्का दुक्का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होता है जो बच्चों को उतनी आसानी से नहीं समझ में आता। बट कॉन्सेप्ट समझने में कोई परेशानी बहुत ज्यादा 95% से ज्यादा कॉन्सेप्ट तो बच्चों को बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। प्रॉब्लम कहां होती है? प्रॉब्लम होती है उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करने में। और वही चीज हमें सीखनी चाहिए, और सीखनी मतलब पड़ती है, टू मेक श्योर कि हम एग्जामिनेशन में बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करें। तो अगर आप इन लेक्चर्स की एक खास बात देखिएगा, तो सॉल्व्ड एग्जाम्पल हम लोग भर भर के करते हैं। जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उस पर खूब सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल करते हैं, ताकि हर तरीके से आपको वो कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम्स में अप्लाई करना आ जाए, ताकि एग्जामिनेशन में आपसे कोई भी सवाल ऐसा ना हो कि बन ना पाए। ठीक है? तो दिस बेसिकली फिनिशेज आवर बाइनोमियल थ्योरम। स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। अगेन एक बहुत ही डायनेमिक सा चैप्टर होगा, उसमें काफी सारी चीजें पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट पे तो हम लोग ध्यान देंगे ही, मैं ये इंश्योर करूंगा कि हम उस पर खूब सारे क्वेश्चंस भी करें, ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। सो ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे अभी तो फिलहाल हम लोग लेक्चर सीरीज के साथ आ रहे हैं। आगे जाके बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स एंड डिस्कशंस भी हम लोग लेके आ रहे हैं, जहां पे अगर आप अपने टॉप रैंक अचीव करना चाहते हो जेई के, तो उसके लिए एक अलग से मैं सीरीज लेके आऊंगा, जहां पे स्पेशली हम लोग उन तरीके के सवाल हम लोग करेंगे जहां पे बहुत ज्यादा हमें डीप थिंकिंग की जरूरत पड़ेगी। तो बहुत जल्दी मैं वो सीरीज लेके आ रहा हूं, आप इंतजार करिए, और तब तक बने रहिए चैनल पे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर बीइंग विथ मी, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, कीप सपोर्टिंग मी लाइक दिस, ताकि मैं और भी इस तरीके के इंटरेस्टिंग लेक्चर्स आपके सामने ला सकूं। ऑल द बेस्ट।